नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके निवेश और शेयर पर उठे सवालों के बीच उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह फैसला लिया। एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच और हितों के टकराव से बचने के लिए यह पद छोड़ना जरूरी था। गुरंग ने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है कि हाल के दिनों में जो वित्तीय लेन देन और शेयर को लेकर जो सवाल उठे हैं, यह सवाल को उन्होंने गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा कि मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से बड़ा है और जनता का भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन साथियों, नेपाल में सत्ता बदली थी सिस्टम बदलने के नाम पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम सच में बदल रहा है या सिर्फ केवल चेहरे बदल रहे हैं। 26 दिन, जी हां, मात्र 26 दिन में ही सुदन गुरंग ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उसका कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली सरकार खुद सवालों के घेरे में है। और यही कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है, यह कहानी साउथ एशिया की राजनीति की ट्रांजिशन की है। आज इसी मुद्दे पर आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर जो है वो मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और क्या टॉपिक है? बालिन शाह को बड़ा झटका, गृह मंत्री आउट, नेपाल में सियासी बवाल, सिर्फ 26 दिन में इस्तीफा। समाचार पत्रों में बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे समाचार पत्रों ने इसे कवर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, नेपाल होम मिनिस्टर सुदन गुरंग रिजाइन ओवर फाइनेंशियल मिसकंडक्शन इन बिग जॉल्ट टू बालिन शाह गवर्नमेंट। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन पीपल ट्रस्ट, नेपाल होम मिनिस्टर सुदन गुरंग रिजाइन एमिड रो ओवर फाइनेंशियल डीलिंग्स। आपके स्क्रीन पर यह सुदान गुरंग है। साथियों, ये नई सरकार जो बनी साल 2025, नेपाल की सड़कों पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी थी। लेकिन ये कोई सामान्य भीड़ नहीं थी, ये सभी युवाओं की भीड़ थी जिसे जेनजी कहा गया। और इन जेनजी के हाथों में पोस्टर था और उनके मन में गुस्सा था। उनका एक ही सवाल था कि कब खत्म होगा उनके देश से करप्शन, सरकार जवाबदेह जो है वो क्यों नहीं। और धीरे धीरे विरोध जो है एक आंदोलन बन गया। और इस आंदोलन का असर ये हुआ कि जो पुरानी सत्ता थी केपी ओली के कैंप से जुड़ी हुई, वह हिलने लगी, कमजोर पड़ने लगी। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, यानी कि युवाओं की राजनीति की कहानी। और इसी लहर पे सवार होकर बालिन शाह सत्ता में आए। लोगों को लगा कि अब सब कुछ बदलेगा। और जो इस आंदोलन का चेहरा थे सुदान गुरंग, उन्हें बना दिया गया गृह मंत्री, उम्मीद और भरोसे दोनों के साथ, क्योंकि दोनों पर वह पीक पर थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद ही वही गुरंग खबरों में आने लगे और आरोप यह लगने लगा कि वह संदिग्ध शेयर इन्वेस्टमेंट से जो है वो जुड़े हुए हैं। कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन के साथ उनके लिंक। अब ये सोचिए कि सरकार बनी थी इस वादे पर कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन आरोप लग भी रहे किस पर? तो अपने ही गृह मंत्री पर। और यहीं से जनता के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या ये भी वही पुरानी कहानी दोहराएंगे? क्या सत्ता से मात्र चेहरे बदल दिए गए हैं, कहानियां वही रहेंगी? और यही वो मोड़ था जहां से सरकार की इमेज के ऊपर सवाल उठने लगे और पूरी कहानी ने एक नया टर्न ले लिया। साथियों, गुरंग के बारे में अगर हम बात करें तो गुरंग सितंबर 2025 में जो जेन जी आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभर कर सामने आया। हालांकि उनकी उम्र जो है वो 36 साल है, जिस पर यह भी सवाल उठा कि वह जेन जी का हिस्सा है या नहीं। उन्हें 27 मार्च को बालेंद्र शाह के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सरकार में गृह मंत्री बनाया गया। नियुक्ति के अगले ही दिन उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। दोनों नेताओं को 28 मार्च की सुबह गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई 8 सितंबर को जेनजेट के ऊपर जो प्रदर्शन हुआ था उसके में जो लापरवाही है उसको लेकर हुआ था। यानी कि उस लापरवाही में जो मौत हुई थी, जो फायरिंग से, उनके जांच के लिए आयोग बनाने की सिफारिश कर दी गई। बाद में हालांकि दोनों को जो है वो रिहा कर दिया गया। साथियों, नेपाल के बारे में अगर हम बात करें तो नेपाल राजनीतिक प्रयोगशाला जो है वो बन चुका है। कल्पना कीजिए कि नेपाल आज एक क्लासरूम नहीं बल्कि एक लाइव एक्सपेरिमेंट लैब बन चुका है, जहां राजनीति पर रियल टाइम प्रयोग जो है चल रहा है। पहले इस प्रयोगशाला में क्या था? तो पारंपरिक दलों का नियंत्रण था। पुराने नेता, पुरानी सोच, सब कुछ पहले से तय था, अनुमानित था। फिर अचानक बदला क्या? तो एक नई एंट्री हुई, युवा नेतृत्व वाली राजनीति। नए चेहरे आए, नए विचार आए और सबसे बड़ी बात,
परिवर्तन लाने की तीव्र इच्छा शक्ति थी। शुरुआत में लगा कि अब व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन यहीं से कहानी में जो है वो मोड़ आया, क्योंकि ऊपर तो बदल गया राजनीति, लेकिन नीचे की जो प्रणाली है वैसी की वैसी ही रही। संस्थाएं अभी भी कमजोर हैं, धीमी हैं और पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। अब एक बात को आप ध्यान से सोचिएगा कि एक तरफ से तेजी से बदलती राजनीति, लेकिन दूसरी तरफ धीमी और कमजोर संस्थाएं, और परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यही हुआ कि जब बदलाव की गति बहुत तेज हो और प्रणाली उसे संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत ना हो, तो पैदा क्या होता है? तो पैदा होता है अस्थिरता। यानी कि नेपाल एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में उभर रहा है, जहां युवा नेतृत्व वाली राजनीति का तेज उदय हो रहा है। संस्थागत मजबूती के अभाव में संरचनात्मक अस्थिरता पैदा हो रहा है। साथियों, बालेन शाह का जो ये फैसला है विवादित, ये पहली बार नहीं है। भारत से आने वाले सामान पर सख्ती इन्होंने की। अभी इसके लिए मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि नई सरकार ने 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले सामानों पर अनिवार्य शुल्क लगा रखा है। सीमा के जो लोग और व्यापारियों का कहना है कि यह फैसला आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। दूसरा, बालेन शाह ने एक और विवादित फैसला लिया जब उन्होंने छात्र राजनीति के ऊपर रोक लगा दिया। यानी कि सरकार ने कॉलेज में छात्र संघों और राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। छात्रों का कहना है कि यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इसके अलावा जो पूर्व नेताओं के ऊपर कार्यवाही की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सत्ता में आते ही उन्होंने भ्रष्टाचार और पुरानी मौतों के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसे कुछ लोग बदले की राजनीति भी बता रहे हैं। साथ में शिक्षा में भी उन्होंने बदलाव किया। कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं खत्म करने का जो उन्होंने फैसला लिया, वो भी विवाद में था। ठीक, अब जिस प्रकार से पूरा का पूरा घटनाक्रम नेपाल में बदल रहा है, नेपाल में दो धड़ा जो है वो आमने सामने खड़ा हो रहा है। कुछ जो कि जंजे हैं, जो कि मान रहे हैं वो बालेन शाह के, लेकिन कुछ जो उम्रदराज लोग हैं, उन्हें बालेन शाह की बहुत सारी एक्टिविटी जो है, बहुत सारे जो कार्य हैं, वो पच नहीं रहे हैं कि बालेन शाह ये सब काम क्यों कर रहे हैं। ठीक साथियों, अगर ये पूरा का पूरा मुद्दा देखें और पड़ोस में 2 देश हैं, दक्षिण की तरफ देखें तो भारत और उत्तर की तरफ देखें तो चीन, तो क्या इन सारी घटनाओं का भारत और चीन के ऊपर भी असर पड़ेगा? साथियों, अगर हम पूरा ये जो घटना है, इस घटना को भारत के नजरिए से अगर हम सोचें, तो भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा का कवच है। इसका अर्थ यह है कि नेपाल जितना स्थिर रहेगा, जितना संतुलित रहेगा, उतना ही भारत का उत्तरी क्षेत्र जो है सुरक्षित रहेगा। लेकिन यदि नेपाल अस्थिर हो जाए, तो सबसे पहला प्रभाव जो है वो ये दिखेगा कि नेपाल में चीन का प्रभाव जो है बढ़ सकता है, चाहे वो राजनीतिक प्रभाव हो, चाहे आर्थिक निवेश हो, चाहे सामरिक उपस्थिति हो। दूसरा अगर खतरा अगर हम बात करें साथियों, तो भारत विरोधी धारणाएं नेपाल में बहुत तीव्र गति से बढ़ सकती है। नई राजनीति में राष्ट्रवाद का रूप अलग हो सकता है। भारत को लेकर सोच और कथानक जो है वो बदल सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चिंता है कि सीमा और सुरक्षा से जुड़े खतरे जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसका कारण यह है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो खुली सीमा है, वीजा मुक्त सीमा है, और अगर कोई भी घटना होती है, तो किसी भी घटना के बाद अगर ये खुली सीमा है, तो उग्रवादी या बदमाश मानसिकता के लोग जो है वो भाग कर जो है वो भारत में आ सकते हैं। यानी कि नेपाल की अस्थिरता का प्रभाव जो है वो सीधा भारत पे जो है पड़ सकता है। अभी जो नई युवा नेतृत्व उभर रही है, उसका भारत के प्रति रवैया जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। यानी कि नई सोच भारत के साथ चलेगी या भू राजनीतिक रास्ता को अपनाएगी, यह भी क्लियर नहीं। सच, नेपाल की अस्थिरता केवल नेपाल की समस्या नहीं, यह भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी एक सीधा संकेत है। भारत के लिए नेपाल की स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में जो है वो कार्य करता है, और किसी भी अस्थिरता की स्थिति में बाहरी प्रभाव जो है बढ़ सकता है, भारत विरोधी धारणा उभर सकती है, तथा सीमा सुरक्षा से जुड़े खतरे जो है वो बढ़ सकते हैं, विशेषकर तब जब नया नेतृत्व अभी पूर्णतः पूर्वानुमेय नहीं। लेकिन अगर हम बात करें चीन के संदर्भ में, तो चीन बनाम भारत का जो कारक है, जो फैक्टर है, वो एक नया मोड़ लाता है। साथियों, चीन और इंडिया दोनों की नजर लंबे समय पर जो है वो नेपाल पर है। चीन पहले से ही नेपाल में अपनी पकड़ को जो है मजबूत कर रहा है। बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें, तो चीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर आर्थिक निवेश कर रहा है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी धीरे धीरे अपनी उपस्थिति को चीन जो है वो गहरा कर रहा है। अगर नेपाल में सरकार अस्थिर होती तो क्या होगा? अब इस पर आप विचार कीजिए। साथियों, अगर ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में बाहरी शक्तियों के लिए प्रवेश जो है वो नेपाल में आसान हो जाएगा।
निर्णय लेने की क्षमता नेपाल के सरकार की कमजोर हो जाएगी, राजनीतिक जो नेतृत्व है वो बिखर जाएगा, बाहरी समर्थन पर निर्भरता बढ़ेगी और कुल मिलाकर यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, पूरे दक्षिण एशिया में एक सामान्य पैटर्न जो है वो देखा गया है। जहां आंतरिक अस्थिरता होती है, वहीं बाहरी शक्तियों का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। नेपाल की आंतरिक कमजोरी उसे बाहरी प्रभाव के लिए खुला मैदान जो है बना सकती है और यहीं से चीन बनाम भारत का असली खेल जो है वो शुरू हो सकता है। साथियों, नेपाल में बढ़ती आंतरिक अस्थिरता बाहरी शक्तियों विशेषकर चीन के प्रभाव को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, जो दक्षिण एशिया में प्रचलित उस व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है जहां आंतरिक कमजोरी बाहरी हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है। साथियों, अगर कुल मिलाकर और भी इस पर बात करें तो कहीं ना कहीं यह शासन बनाम दिखावा यानी कि गवर्नेंस वर्सेस ऑप्टिक्स पे भी है और ये कहानी का जो है सबसे दिलचस्प हिस्सा है। साथियों, सुदन गुरंग का जो इस्तीफा है सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, यह एक साफ संदेश भी है कि बाहर से तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई जाए कि देखिए हम नैतिक हैं, हम पे आरोप लगा इसलिए हमने तुरंत इस्तीफा दे दिया। यानी सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह ईमानदार है, वो जवाबदेह है, लेकिन हकीकत में क्या है? साथियों, अंदर की कहानी थोड़ी अलग है। प्रणाली यानी कि जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता अभी भी कमजोर है, जांच प्रक्रियाएं पूरी तरह से मजबूत नहीं है, जवाबदेही के ठोस तंत्र जो है वो विकसित नहीं हुए हैं, सुधार अभी भी सतही स्तर पर है। और असली टकराव क्या है? और यहीं से जो असली टकराव होगा वो दिखाओ कि राजनीति की से लेकर वास्तविक शासन के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। साथियों, सिर्फ इस्तीफा देना सुधार नहीं होता। जब तक व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत ना हो तब तक इस्तीफा का कोई अर्थ नहीं। गुरंग का इस्तीफा शासन की वास्तविक मजबूती से अधिक एक प्रतीकात्मक कदम प्रतीत होता है, जो दर्शाता है कि नैतिक छवि और वास्तविक पारदर्शिता के बीच में अभी भी अंतर मौजूद है। साथियों, नेपाल में की राजनीति आज आदर्शवाद और जमीनी हकीकत के बीच में जो है फंसी हुई है, जहां युवा नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक बहुत ही मजबूत उम्मीद के साथ देख रहा है, लेकिन संस्थागत कमजोरी उसे बार बार जो है वो चुनौती दे रही है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और कैसा लगा ये सेशन ये भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट से अपने विचारों को तो आप दीजिए ही और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।